GERD पार्ट 3 गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर पार्ट 3 के अंदर हम देखेंगे डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। राइट, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन के अंदर नोसिस डायग्नोसिस। राइट, तो यदि कोई पेशेंट है उसे गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर है और वो हमारे सामने आता है कंप्लेन लेकर कि मुझे चेस्ट बर्न है, मुझे हिकअप्स आती है, वोमिटिंग आती है, या मेरे वोमिटिंग के साथ ब्लड है, स्टूल के साथ ब्लड है, इनडाइजेशन हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, राइट, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी भी हो रही है, इस तरह के सिम्टम्स लेके आते हैं। और यदि हमें लगता है कि इन्हें इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर हो सकता है तो पहला तो हम ये कि उनसे रिलेटेड मेडिकल हिस्ट्री को हम पूछेंगे। सेकेंड हम लेते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल हिस्ट्री के अंदर हम क्या क्या चीज़ें पूछेंगे? मेडिकल हिस्ट्री इंक्लूडेड द दिस हिस्ट्री ऑफ द ड्रग टेकिंग। ऐसे कुछ ड्रग्स तो नहीं ले रहे हैं, ऐसी मेडिसिन तो नहीं चल रही है जिन कारण से पर्सन को डाइजेशन या रिफ्लेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही हो, या ऐसा कोई फूड पार्टिकल तो नहीं लेते हैं, सिगरेट स्मोकिंग तो नहीं ले रहे हैं, या कैफीन चॉकलेट लंबे समय तक या ज़्यादा इसका उपयोग तो नहीं कर रहे हैं, एल्कोहल का उपयोग तो नहीं कर रहे हैं, ओबेसिटी तो नहीं है। ये सारी चीज़ें हम मेडिकल हिस्ट्री के अंदर लेते हैं। पिछली कोई इसोफेजाइटिस का डिसऑर्डर तो नहीं था, या कोई एब्डोमिनल सर्जरी वगैरह तो नहीं की गई है। ये सारी चीज़ें हम मेडिकल हिस्ट्री के अंदर पूछते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर हम पेशेंट्स की साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे, हार्ट बर्न है या नहीं है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो रहा है, राइट, चेस्ट पेन चेक करेंगे, निगलने में प्रॉब्लम आ रही है, हिकअप्स हैं या नहीं है, नोजिया है या नहीं है। ये सारी चीज़ें हम किसके अंदर सर्च करेंगे? फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर ये हम इंक्लूड करते हैं। थर्ड डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन अपना है, इम्पोर्टेंट है, वो है बेरियम स्वेलो चेक। ठीक है, बेरियम स्वेलो टेस्ट, बेरियम स्वेलो टेस्ट। इसके अंदर पिछली क्लासेस में भी मैंने आपको कई बार बता दिया है कि ओरल अल्सर, इसोफेजियल अल्सर या स्टमक अल्सर रिलेटेड जो भी कंडीशंस रहती है उसमें हम बेरियम टेस्ट करते हैं। बेरियम टेस्ट पिलाया जाता है पेशेंट को, जिसके अंदर बेरियम सॉल्यूशन जो है, बेरियम सॉल्यूशन जो है, बेरियम सॉल्यूशन ये चौकी सॉल्यूशन होता है, चौकी। ठीक है, चौकी मतलब मिल्क जैसा दिखेगा, मिल्क जैसा अपीयरेंस का रहता है, जो पिलाया जाता है पर्सन को। और वो बेरियम लिक्विड जो है वो इसोफेगस के इनर सरफेस पर अटैच हो जाता है, और फिर उसका स्कैनिंग के थ्रू हम ये पता करते हैं कि कौन सा एरिया एबनॉर्मल है और कहाँ कहाँ पे अल्सरेशन वगैरह मौजूद है, या इन्फ्लामेशन हुआ है या नहीं है, नैरोविंग है या नहीं है। ये चीज़ें हम बेरियम टेस्ट से करते हैं। जो नोट्स के अंदर आपके अंदर किस तरह से लिखना है ये मैं एक बार रीड आउट कर देता हूँ। बेरियम स्वेलो कैन चेक फॉर अल्सर और नैरोविंग ऑफ द इसोफेगस। ठीक है, पेशेंट्स फर्स्ट स्वेलो अ सॉल्यूशन टू हेल्प द स्ट्रक्चर शो अप ऑन द एक्सरे। पेशेंट को फर्स्ट बेरियम सॉल्यूशन पिलाना है और उसके बाद एक्सरे किया जाता है। सेकेंड नेक्स्ट जो टेस्ट है अपना है इसोफेजो गैस्ट्रोड्यूओडेनो एंडोस्कोपी। इसोफेजो गैस्ट्रोड्यूओडेनो एंडोस्कोपी मतलब कि ये इसोफेगस हो गया, ये गैस्ट्रिक हो गया, ये ड्यूओडेनम हो गया, राइट। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि कोई एंडोस्कोपी ट्यूब है, एंडोस्कोपी इसोफेगस के थ्रू आ रही है, गैस्ट्रिक में जा रही है, और ये ट्यूब कहाँ जाएगी? ड्यूओडेनम में जाएगी। तो इसोफेजो गैस्ट्रोड्यूओडेनो एंडोस्कोपी। अब एंडोस्कोपी क्या है? ये एंडोस्कोपी के बारे में मैंने पहली क्लासेस में आपको बता दिया है। ठीक है, फाइन फ्लेक्सिबल ट्यूब रहती है जिसके अंदर लाइट और कैमरा रहते हैं, और ये विजुअलाइजेशन पर्पस या बायोप्सी लेने के लिए या कटिंग के लिए ये चीज़ें काम आती है एंडोस्कोपी। नेक्स्ट है इसोफेजियल मैनोमेट्री, कैन बी चेक फॉर द फंक्शन ऑफ इसोफेगस एंड लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर को चेक करने के लिए, यहाँ के स्फिंक्टर को चेक करने के लिए, राइट, और इसोफेगस के फंक्शन को चेक करने के लिए हम इसोफेजियल मैनोमेट्री भी करते हैं, राइट। इस तरह से ये आपके क्या हो गए? सारे टेस्ट हो गए। इसके बाद है पीएच मॉनिटरिंग।
नेक्स्ट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है पीएच मॉनिटरिंग। पीएच मॉनिटरिंग के अंदर जैसा कि आप नोट्स में देख रहे हो कि यहाँ पर एक डिवाइस जो है वो ईसोफेगस के अंदर इंसर्ट किया जाता है और वहाँ पे जो एसिड का अमाउंट है उसके द्वारा ये पता किया जाता है कि उस एरिया में पीएच कितना है। तो ये पीएच मॉनिटरिंग टेस्ट होता है। पीएच यदि ज़्यादा है मतलब कि एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, पीएच कम है मतलब एसिडिटी कम है, राइट। तो पीएच ज़्यादा और कम का क्या मतलब है, यदि पीएच कम है तो एसिडिटी बढ़ा हुआ माना जाता है, और पीएच का नंबर यदि ज़्यादा आ रहा है तो वो एल्केलाइन में होता है। ये स्केल रहती है पीएच स्केल। नेक्स्ट है अ बायोप्सी मे बी टेकन ड्यूरिंग द एंडोस्कोपी एंड चेक सैंपल ऑफ द टिश्यू अंडर द माइक्रोस्कोप। मतलब कि एंडोस्कोपी जब पेशेंट के अंदर इंसर्ट की जाती है और ये एंडोस्कोप क्या करेगा, एंडोस्कोप जैसे ही इंसर्ट किया, राइट, तो ये एंडोस्कोप इंटरनल जो भी टिश्यू है उसको लेकर ये सैंपल बाहर निकालेगा और सैंपल को बायोप्सी के लिए भेज दिया जाता है। तो बायोप्सी भी यहाँ पे की जाती है। किसी भी टिश्यू पार्टिकल्स को माइक्रोस्कोपिक स्टडी करने के लिए यदि लेबोरेटरी में भेजा जाता है तो उसे बायोप्सी कहा जाता है। इस तरह से ये डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हो गए, राइट। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन लेंगे, नेक्स्ट बेरियम स्वेलो टेस्ट होगा, इसोफेजो गैस्ट्रोड्यूओडेनोस्कोपी होगा, इसोफेजियल मैनोमेट्री होगा, पीएच मॉनिटरिंग होगी और बायोप्सी होगी। इसके बाद है मैनेजमेंट, राइट। हाउ वी कैन मैनेजमेंट किस तरह से किया जाए। फर्स्ट पॉइंट, तो यहाँ पे जो मैंने आपको गैस्ट्राइटिस और इसोफेजाइटिस रिलेटेड जो भी मैनेजमेंट बताए थे वो सारे मैनेजमेंट सेम टू सेम यहाँ पर कॉपी है, कुछ भी चेंजेस इसमें नहीं रहेगा, राइट। क्योंकि पेशेंट को स्पेशली एसिड सिक्रीशन को सप्रेस करने के लिए ही मेडिसिन दी जाती है, और इसोफेगस और गैस्ट्रिक इनर लाइनिंग जो है, इसोफेगस की इनर लाइनिंग और गैस्ट्रिक की इनर लाइनिंग दोनों के प्रोटेक्शन के लिए और वहाँ के एसिड के कम करने के लिए ही ये मेडिसिन दी जाती है। इसलिए मेडिसिन यहाँ पे भी कॉमन है। एंटासिड के अंदर मेलॉक्स, मेलांटा, जेल्यूसिल, ठीक है, इस तरह के ये एग्जांपल्स जो मैंने अंडरलाइन कर रखी है आपको याद करने हैं। सेकंड है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, जिनके अंदर पेंटोप्राजोल, रेबेप्राजोल, लेंसोप्राजोल, ओमेप्राजोल, इस तरह के एग्जाम्पल प्रोटॉन पंप इनहिबिटर कहलाते हैं जो एसिडिटी कम करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है एसिड सप्रेसेंट, ठीक है, एंटीहिस्टामिन्स जिसको अपन कहते हैं। इसके बाद प्रोमोटिलिटी, ये सारे ड्रग्स मैंने पढ़ा दिया है पहले। प्रोकाइनेटिक एजेंट्स, ये सारे ड्रग्स मैंने पहले क्लासेज में बता दिए हैं, ठीक है। सेम टू सेम आपको पढ़ना और उनके एग्जाम्पल याद रखने हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट, राइट। तो मेन हमारा आज का वो टॉपिक रहेगा सर्जिकल मैनेजमेंट। 3 तरह की सर्जरीज होती हैं। पहली सर्जरी मैं आपको बताऊं तो सर्जरी टू रेनफोर्स द लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, जैसे कि ये इसोफेगस है और ये स्टमक है, राइट। तो ये जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है इसको रेनफोर्स करने के लिए, रेनफोर्स मतलब उसकी क्षमता वापस लाने के लिए, उसको वापस टाइट करने के लिए, उसे मजबूत करने के लिए, उसे एबल टू क्लोज, उसको अनेबल टू क्लोज, उसको क्लोज होने के लिए एबल बनाने के लिए हम जो सर्जरी करते हैं उसी सर्जरी का नाम है कि सर्जरी टू रीइंफोर्स, राइट। सर्जरी टू रीइंफोर्स द लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर को हम रीइंफोर्स करने के लिए सर्जरी कर रहे हैं और इस सर्जरी का नाम है निसेन फंडोप्लिकेशन, राइट। निसेन फंडोप्लिकेशन। और निसेन फंडोप्लिकेशन मैंने पिछली क्लासेस में बता दिया है, हाइटल हर्निया के अंदर मैंने ये चीज़ बता दी है, राइट। तो वहाँ से आप देख लेना निसेन फंडोप्लिकेशन क्या है, राइट। सेकेंड पॉइंट है सर्जरी टू क्रिएट द बेरियम प्रिवेंटिंग द बैकअप फॉर स्टमक। यहाँ पे एक ऐसा प्रोसीजर रहता है जहाँ पे स्क्रूइंग मशीन के द्वारा, राइट, मतलब कि ये जैसे डायग्राम है, राइट। डायग्राम को समझिएगा, सर्जरी समझ में आ जाएगी। ये डायग्राम है इसोफेगस और गैस्ट्रिक का। अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, स्टिच लगाए जाएंगे। स्टिच लगाने के कारण से ये यहाँ पे क्या हो जाएगी,
इसोफेजियल की जो एंडिंग है वो नैरो हो जाएगी। इसोफेजियल की एंडिंग क्या हो जाएगी? नैरो हो जाएगी। और नैरो होने के कारण से यहाँ से जो ऊपर बैक फ्लो होने वाला जो एसिड है वो एसिड बैक फ्लो नहीं हो पाएगा। और एसिड के बैक फ्लो को रोकने के लिए ही यहाँ पे स्टिचिंग, वन पेयर ऑफ स्टिचिंग यहाँ पे की जाती है। तो स्टिचिंग की जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? सर्जरी टू क्रिएट अ बैरियर प्रिवेंटिंग द बैकअप ऑफ द स्टमक एसिड। स्टमक एसिड के बैकअप को प्रिवेंट करने के लिए हम यहाँ पे बैरियर लगाते हैं। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे? दिस प्रोसीजर यूज एज अ टूल दैट लाइक अ मिनिएचर स्विंग मशीन। इट इज प्लेसेस द पेयर ऑफ द स्टिचेस इन द स्टमक नियर द वीकन्ड स्फिंक्टर। जो वीक स्फिंक्टर है, ठीक है, स्फिंक्टर का जो वीक एरिया है वहाँ पे स्टिचिंग की जाती है और ये स्टमक के एसिड को बैक फ्लो होने से रोकने के लिए की जाती है। इतना आपको याद रखना है। थर्ड पॉइंट में है अ प्रोसीजर टू फॉर्म अ स्कार टिश्यू इन इसोफेगस। थर्ड प्रोसीजर में क्या होता है? जैसा कि मैंने आपको नोट्स में दे रखा है, राइट, नोट्स आप देखिए, थर्ड में ये बताया है कि यहाँ पे जो नर्व है, राइट, जैसे कि ये इसोफेगस है और ये स्टमक है, तो यहाँ पे जो नर्व सप्लाई है, इन नर्व सप्लाई के स्टिमुलेशन के कारण से ही तो ये ऑर्गन रिफ्लेक्स देते हैं। ठीक है, ऑर्गन रिफ्लेक्स देते हैं, वो किसके ऑर्डर से देते हैं? ऑर्गन जो रिफ्लेक्स देते हैं, स्टमक जो रिफ्लेक्स दे रहा है ऊपर की तरफ, इसोफेगस जो ऊपर की तरफ रिफ्लेक्स दे रहा है, ये रिफ्लेक्स किसकी वजह से दे रहा है? नर्व सप्लाई की वजह से दे रहा है। यदि इन नर्व को डैमेज कर दिया जाए तो रिफ्लेक्स लॉस हो जाएंगे, राइट। नर्व को क्या कर दिया जाए? डैमेज कर दिया जाए तो रिफ्लेक्स खत्म हो जाएंगे, रिफ्लेक्स आना बंद हो जाएंगे और एसिड जो है वो ऊपर की तरफ बैक फ्लो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि इलेक्ट्रोड एनर्जी के द्वारा हीटिंग मेथड से, ठीक है, इलेक्ट्रोड की एनर्जी का हीटिंग मेथड से क्या किया जाता है? स्कार बनाए जाते हैं। कहाँ पे? इसोफेगस में या स्टमक की लेयरिंग में स्कार बनाए जाते हैं। और स्कार बनाने से क्या होगा? वहाँ के टिश्यू डैमेज होंगे और वहाँ की नर्व भी डैमेज हो जाती है और वो रिफ्लेक्स के लिए रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। वो क्या नहीं करेगी? रिफ्लेक्स क्रिएट नहीं करेगी। तो रिफ्लेक्स को रोकने के लिए नर्व सप्लाई को ब्लॉक किया जाता है। नर्व सप्लाई को ब्लॉक करने के लिए नर्व सप्लाई के सराउंडिंग जो भी टिश्यू है उन टिश्यू के अंदर स्कार बनाया जाता है। और स्कार बनाने के लिए क्या करते हैं? इलेक्ट्रोड एनर्जी इम्प्लीमेंट की जाती है। तो यहाँ पे यही है, अ प्रोसीजर टू फॉर्म अ स्कार टिश्यू इन द इसोफेगस। इसोफेगस के अंदर क्या बनाया जाता है? स्कार बनाया जाता है। ठीक है, उस टिश्यू को डैमेज किया जाता है ताकि वो टिश्यू थोड़ा अपना इलास्टिसिटी लॉस कर ले और वहाँ पे किसी भी इरिटेशन के कारण से या डिफेंस के कारण से भी यदि नर्व जो है वो रिफ्लेक्स क्रिएट कर रहे हैं तो वो रिफ्लेक्स क्रिएट नहीं करेंगे। तो ये भी एक तरह से सर्जिकल प्रोसीजर है। हालांकि सर्जिकल प्रोसीजर्स के अपने अपने कॉम्प्लिकेशंस हैं। जो प्रोसीजर नॉर्मली हो रहा है, जो फिजियोलॉजी नॉर्मली होनी चाहिए, उसी को हम स्टॉप कर रहे हैं सर्जरी के द्वारा, तो कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशन तो आएंगे, लेकिन सिम्टम्स को कम करने के लिए, डिजीज कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए इन तरह की सर्जरीज की जाती है। तो ये 3 तरह की सर्जरी आपको याद रखनी है, राइट। पहला मैंने बताया निश एंड फंडोप्लिकेशन, दूसरा बताया स्टिच बनाएंगे इसके अंदर सेकेंड सर्जरी में, या तो इसोफेगस के अंदर फंडोप्लिकेशन कर लो या फिर स्टिच बना लो या वहाँ की नर्व को डैमेज कर लो। 3 तरह की सर्जरीज हैं। और नेक्स्ट आपके लिए होमवर्क है नर्सिंग केयर प्लान, राइट। राइट द नर्सिंग केयर प्लान ऑन GERD। राइट द नर्सिंग केयर प्लान फॉर पेशेंट विथ GERD। ये नर्सिंग केयर प्लान आपको बनाना है, राइट। और इसके लिए मैंने आपको एक साइट बता दी है, नर्सिंग केयर प्लान की साइट बता दी है। उस साइट पे आपको नर्सिंग केयर प्लान मिल जाएंगे, उसको रीड करना है और शॉर्ट करके A4 साइज के असाइनमेंट पे लिखना है। आपको कोई भी डाउट हो तो आप डायरेक्ट मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर मुझे अपना डाउट पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट।